हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड एक थ्योरम भी की थी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ना वो एग्जैक्ट होगा, और अगर एग्जैक्ट है तो वह ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि इस फॉर्म की है। आज तो के इसको लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एसोसिएटेड विद एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन देयर इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स, कि हमको ना एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको एक्स स्क्वायर के लिए किया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी के लिए, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x थी। ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड हमको फैमिली ऑफ कर्व मिली थी। अगर हम जैसे जैसे सी को वेरी करेंगे तो हमारा कर्व जो है वो ऊपर आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, ऊपर या नीचे इस तरह से। अब ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसके साथ भी कुछ सॉल्यूशंस, इन सबको हम लोग सॉल्यूशंस बोलते थे, तो इसके साथ भी सॉल्यूशन एसोसिएटेड होंगे। अगर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती तो हमको एक कर्व मिलता जिसको हम सॉल्यूशन नाम देते। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ भी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होती है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है बेसिकली सॉल्यूशन की। सपोज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो is exact and having continuous first order partial derivatives in a rectangular domain D। सपोज ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है और उसके कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है किसी रेक्टेंगुलर डोमेन डी में। देन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वन इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैपिटल एफ, ठीक है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, इसके साथ जो भी होगी वो इस तरह से, इस फॉर्म से होगी, सच दैट डेल एफ ओवर डेल एक्स जो है वो हमारे एम के इक्वल होगा और डेल एफ ओवर डेल वाई हमारे एन के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक बार रिकॉल करो डेफिनेशन किसकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने बोला था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कब? अगर कोई फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है सच दैट इसका टोटल डेरिवेटिव डी एफ जो है ना वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए। तो अब वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियस है कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। और जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो डेल एफ ओवर डेल एक्स जो है वो हमको एम मिलेगा, एंड डेल एफ ओवर डेल वाई जो है वो हमको एन मिलेगा। तो यही डेफिनेशन सॉल्यूशन की है जो मैंने आपको इलेबोरेट कर दी है थोड़ा। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² प्लस 4xy डी एक्स प्लस 2x² प्लस 2y डी वाई। सबसे पहले एग्जैक्टनेस देखते हैं। अब एग्जैक्टनेस कैसे चेक करेंगे? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर डेल एम ओवर डेल वाई जो है वो डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक। तो सबसे पहले डेल एम ओवर डेल वाई निकालते हैं। ये देखो क्या आएगा हमको। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, सपोज ये इक्वेशन वन है, वन को अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर कंपेयर करें तो हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ से एम हमको मिलने वाला है 3x² प्लस 4xy, एंड एन मिलने वाला है हमको 2x² प्लस 2y। अब डेल एम ओवर डेल वाई अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डेल एम ओवर डेल वाई फर्स्ट टर्म जो है वो केवल x का है। अब x तो यहाँ कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हमको केवल 4y मिलेगा।
4x सॉरी, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल एन ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो यहाँ से भी हमको 4x मिलेगा, क्योंकि सेकंड टर्म बाई का है तो जीरो हो जाएगा। तो देखो किसी भी इनर रेक्टेंगुलर डोमेन डी, देखो थ्योरम ना आप अपने माइंड में रखना जो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि थ्योरम में हम लोग बात करते थे रेक्टेंगुलर डोमेन डी के बारे में। तो हमको रेक्टेंगुलर डोमेन डी ये स्टेट करना, जब भी आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं हर जगह। डेल एम ओवर डेल वाई जो है वो डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल रहना है, तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब ना इसके सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास ना दो तरीके हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड है। सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड देख लेते हैं क्या है। अब इसमें ना हम लोग बेस जो डेफिनेशन है ना वही लगाते हैं एग्जैक्टनेस की, कि एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एम होगा और विद रेस्पेक्ट टू वाई जो होगा वो एन होगा। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन का। सो सपोज जो देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ना एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको m मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो n मिलेगा। अब m हमारा है क्या, यही है हमारा m, ठीक है। तो इससे डेल एफ हमको मिल जाएगा 3x² प्लस 4x/, डेल एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x/, dx। अब ना क्योंकि हमने इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो हो सकता है इसके साथ कुछ y का टर्म भी रहा हो जो कि जीरो हो गया हो, जैसे कि हमने 2y को जब डिफ्रेंशिएट किया था तो जीरो हो गया था, ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हो सकता है यहाँ कुछ फंक्शन ऑफ y रहा हो, क्योंकि ये फंक्शन एक्स वाई का है। तो अगर y का फंक्शन रहा होगा तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होगा तो ये जीरो हो गया होगा। इस वजह से यहाँ y का भी कोई फंक्शन रहा होगा, तो हम लोग प्लस में कांस्टेंट ना लेके 5y लेते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये x³ अपॉन 3 हो जाएगा, तो केवल x³ बचेगा। सिमिलरली यहाँ x² अपॉन 2 हो जाएगा तो 2xy बचेगा, ठीक है। और ये 5y, ये हमारा f ऑफ एक्स वाई मिल गया हमको। इसको मैं ले लेता हूँ 1। हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो डेल एफ ऊपर डेल वाई जो है वो एन के इक्वल होने वाला है। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसका यूज़ करेंगे कि हमको एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना वो मिल चुका है, तो हम इसी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल वाई जो है ना, यहाँ से ये फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म 2x, और ये मिल जाएगा हमको 5 ऑफ वाई। ओके, सो यहाँ 2x² वाई आएगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 बनेगा, और जो कि 4 से कैंसिल होने के बाद 2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2x² वाई आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमको पता है कि n ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, 2x² प्लस 2y, ठीक है। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं तो हमको क्या दिखता है, यहाँ से इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा 2x² प्लस 5 ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 2y। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 5 ऑफ y क्या मिलेगा, 2y। तो अगर हम 5y यहाँ से निकालें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से तो क्या दिख रहा है हमको, y², ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं तो हमको f ऑफ एक्स वाई क्या मिल जाएगा, x³ प्लस 2x² y प्लस y² प्लस c। सो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड मेथड। अब ना एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। सो बेसिकली देखते हैं कि ग्रुपिंग मेथड क्या है। अब देखो ग्रुपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज मैं लेता हूँ 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। अब ना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं dx dy को हर एक टर्म के साथ। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 3x² dx प्लस 4xy dx प्लस 2x² dy प्लस 2y dy। अब बेसिकली हम लोग ना टोटल डिफरेंशिएशन की ही डेफिनेशन यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो जरा टर्म्स को देखो,
ये टर्म और ये टर्म देखो, ग्रुपिंग इस तरह से कुछ करते हैं कि हम लोग को ना ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जिनका टोटल डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा है। अब जरा सोचो कि किस टर्म का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया होगा जिससे हमको 3x² मिला होगा। तो दिमाग में आ रहा होगा कि एक्स क्यूब का ही किया होगा। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तभी 3x² dx मिलने वाला। बाई का टर्म तो इसमें है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ बाई के केस में देखो, ये तो हमारा फर्स्ट और लास्ट फंक्शन हो गया। किस फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया होगा कि 2y मिला होगा, क्योंकि एक ही आ रहा है इसमें, तो ऑब्वियस है कि एक ही रहने वाला है, तो ये ऑब्वियसली वाई स्क्वायर ही रहेगा, dy²। इसका टोटल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो रहेगा, y के रिस्पेक्ट में 2y। अब यहाँ देखो, यहाँ x का टर्म भी है, y का टर्म भी है इन इस वाले में, और ये अकेला नहीं रहने वाला है। ग्रुपिंग इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों के साथ हमको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो किसी फंक्शन को जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 4xy आया, और y के रिस्पेक्ट में जब किया तो 2x² आया, यानी कि यहाँ से y का टर्म बैनिश हो गया। तो यानी कि y तो केवल एक ही बार रहेगा। अब y एक बार रहेगा और 2x² का डिफरेंशिएशन 4x रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा टर्म रहने वाला है वो इस फॉर्म का रहेगा। यहाँ तो 2x, x का टर्म कांस्टेंट था तो 2x², बाई बैनिश हुआ यानी कि y एक ही था, तो हमको क्या मिला 2x²y। इसका टोटल डिफरेंशिएशन ये आएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग की हेल्प से हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ तो डी ऑफ जीरो हो गया, डी जीरो था। अब इन सबको अगर कंबाइन करें तो हमको दिख रहा है x³ प्लस 2x² y प्लस dy² इज इक्वल टू डी ऑफ जीरो। अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो x³ प्लस 2x² y प्लस y² इज इक्वल टू c। तो यहाँ से f ऑफ xy हमको क्या मिल गया, x³ प्लस 2x² y प्लस y²। अब देखो, इससे ना हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमको बार बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, हमको पुट नहीं करना पड़ा, फाई वाई निकालना, फाई डैश वाई, ये सारा कुछ काम जल्दी से आसान हो गया। तो इसको ना बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। हमको ना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की, तो इसी मेथड से जब आप करोगे तो ईजिली इन इन फंक्शंस को बड़े ईजिली ग्रुपिंग करोगे। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ग्रुपिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, जब आपके फ्लो में आ जाएगा ना प्रैक्टिस करते करते, तो ये सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप क्वेश्चंस लगाओ जितने हो सकते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सपोज हमको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है 2x cos y प्लस 3x² y dx प्लस x³ माइनस x² साइन y माइनस y dy इक्वल्स टू ज़ीरो एट बाई ज़ीरो इक्वल्स टू 2। तो ग्रुपिंग से इसको करता हूँ। आप स्टैंडर्ड से खुद ट्राई करके देखना, नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। सो ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x cos y dx प्लस 3x² y dx प्लस x³ dy माइनस x² साइन y dy माइनस y dy इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्रुपिंग से हमको ये मिला, वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करने से हमको ये मिला। अब ना पहले इंडिविजुअल टर्म्स को देख लो। y के लिए ये था, तो इसका मतलब यहाँ केवल y का टर्म रहने वाला है। तो टोटल कितने हैं, 3 2 5, यानी कि एक इंडिविजुअल रहने वाला है जो कि हमारा y dy होगा। अब किसी को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो वो y मिला, तो क्या रहा होगा, वो y² अपॉन 2 ही रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ d ऑफ y² अपॉन 2 आएगा। इधर साइड d ऑफ जीरो लेके चल लो। अब देखो, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें कॉस और साइन के टर्म हमको मिल रहे हैं। तो ग्रुपिंग इस तरह से करो। अब फंक्शन ऑब्वियस है कि यहाँ जो होगा, एक x का एक y का है, तो उसमें साइन या कॉस कुछ ना कुछ आने वाला है जो भी d के अंदर रहेगा। तो कैसे, जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो केवल 2x रहा, तो इसका मतलब x का टर्म डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो यानी कि यहाँ तो x² आएगा 100%, लेकिन y तो कांस्टेंट रहेगा। अब dy को जरा देखो, हमने जब y के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस साइन y हमको मिला। जब माइनस साइन y मिला तो इसका मतलब हमने कॉस के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ तो हमारा कॉस y ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ग्रुपिंग हमने कर दी। प्लस अब इन दोनों को जरा देखो, इन दोनों को देखने पे हमको मिलेगा बहुत ही इजीली, y के रिस्पेक्ट में y का टर्म बैनिश हो गया, x के रिस्पेक्ट में 3x² आया, और यहाँ x का टर्म कांस्टेंट रहने वाला, तो इसका मतलब x का टर्म ये रहेगा। अब y का टर्म क्योंकि बैनिश हुआ है तो 1 डिग्री का ही रहेगा एट मोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब y ही रहेगा, और ये तो था ही। तो ग्रुपिंग हम लोगों ने जब की तो हमको ये मिले
ठीक है, इससे अब कंबाइन कर लो सबको, एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू डी ऑफ जीरो। तो यहाँ से हमको फंक्शन क्या मिल जाएगा, बड़ी आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। ये फैमिली ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस हमको ये मिल गई यहाँ से। ठीक है, अब ना इसको जब आप स्टैंडर्ड मेथड से करोगे देखना काफ़ी लेंदी जाएगा, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसकी आप आदत डालो, प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बहुत आसान भी है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। अब ना मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये टर्म आपने बिल्कुल सुना होगा अपने ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास जब आप कर रहे होंगे तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सुना होगा, आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते ई रेज टू पावर पी डी एक्स इस फॉर्म से। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने पढ़ा। अब ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही क्यों होता है, ये जो क्वेश्चंस थे यही क्यों होता है, इसी फॉर्म का क्यों होता है, तो इनका आंसर ना आपको यहाँ मिलने वाला है इन सारे क्वेश्चंस का, इस सेक्शन में। ठीक है, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। सुबह पहले डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया क्यों, पहले मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब अगर डेल एम ओवर डेल वाई जो है डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है, तो हमारा काम बड़ा आसान है, हमको दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट है और हम इसको सॉल्व करके रख देंगे। पिछले दो मेथड जो हमने पढ़े, या तो स्टैंडर्ड मेथड लगा देंगे या ग्रुपिंग वाला लगा देंगे। सपोज ये नहीं होता है, इक्वल नहीं है, अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रही, या किसी भी रेक्टेंगुलर डोमेन डी में अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये एग्जैक्ट नहीं रही। अब क्या इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है हमको। तो इसी क्वेश्चन का आंसर के लिए हमारा नया टर्म आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक ऐसा टर्म होता है, एक्स और वाई का ही होगा, जिसका हम ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इक्वेशन जो है ना वो एग्जैक्ट बन जाएगी। और जब वो एग्जैक्ट बन जाएगी तब हमको पता है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसी तरह से डिफाइन करते हैं, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो इज नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, एंड सपोज लैम्डा एक्स वाई प्लस एंड सपोज लैम्डा एक्स वाई एम डी एक्स प्लस लैम्डा एक्स वाई एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो इज एग्जैक्ट इन अ रेक्टेंगुलर डोमेन डी। मतलब जिस डोमेन में ये एग्जैक्ट नहीं थी उसी डोमेन में ये एग्जैक्ट हो गई, तब जो है ना देन लैम्डा इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, मैं ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एम हमको दिख रहा है बाई है और एन हमको दिख रहा है टू एक्स है। एम को हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या मिलेगा वन। एन को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो हमको ये क्या मिलेगा टू। अब हमको पता है कि जो वन है ना वो टू के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में ना y का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर मैं चेक करता हूँ डेल एम ओवर डेल वाई, तो यहाँ हमको टू वाई मिलता है, और अगर डेल एन ओवर डेल एक्स में चेक करता हूँ तो ये भी हमको टू वाई मिलता है, जो कि किसी भी रेक्टेंगुलर डोमेन डी में इक्वल रहेंगे ये टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। हमने इसका तो सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाया था, हमने y का मल्टीप्लाई कराया जो कि हमारा लैम्डा एक्स वाई था, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। तो अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यही y हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ने के बाद ना दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो, और जो लैम्डा का मल्टीप्लाई करने के बाद आई ये। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, सपोज डी वाई बाई डी एक्स अगर टू एक्स है तो हमको वाई क्या मिल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देयर वाज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स आई थी, तो ये सारे क्या थे, इसके सॉल्यूशन थे। किसके, इसके सॉल्यूशन थे। जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले रहे थे, सपोज बाई ऑफ कुछ भी ले रहे थे, बाई ऑफ वन इज इक्वल टू बाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन या कुछ भी, तो हमको ना एक पार्टिकुलर कर्व मिल रहा था जो कि एक सॉल्यूशन था।
अब ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके साथ भी कुछ फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस एसोसिएटेड होगी, और इसके साथ भी कुछ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन एसोसिएटेड होगी। सपोज मैं कहता हूँ कि इसके साथ जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसी है, मतलब, और इसके साथ जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है इसके साथ वो भी कुछ है, मतलब कर्व्स ही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कोई कर्व जो है ना वो इसमें हो बट इसमें ना हो, या फिर हो सकता है कोई कर्व इसमें हो बट इसमें ना हो। तो क्या गारंटी है जो कर्व सारे इसमें मिलेंगे वो हमको इसमें भी मिलेंगे? कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस रहेगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद। ये क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन ये में अराइज होगा कि हमने जैसे वाई डी एक्स प्लस 2x dy इसी को सॉल्व किया, तो हमने बता दिया कि y जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कैसे, हाउ? तो दूसरा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कैसे किया। अब तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से हमारा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टॉपिक, इनकी स्टडी करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे एंड प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर हमको ये जो हमारे क्वेश्चंस थे इनके आंसर मिलेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए आप इतना पढ़िए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप उसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज और आर ट्रू, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई वाई डी एक्स मॉड प्लस 2 मॉड वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनाइट सॉल्यूशंस, सेकंड ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन। सो इसको आप ट्राई कीजिए अगर, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सो टिल देन बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।